वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है भैया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, एंसेंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है, मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है मॉडर्न इंडिया को पढ़ना, ठीक है। साथ साथ बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है, ठीक है। आज है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था ब्रिटिश के टाइम में। महालवारी, ठीक है, रैयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे और 100% समझ में आएगा। अभी तक जिसको समझ में नहीं आ रहा था वो किनारे रखो उसको, ठीक है। नए सिरे से समझते हैं और एक बार में समझ में आएगा, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैप को हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पे क्या क्या कहानी था। अगर हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की, तो परमानेंट सेटलमेंट था भैया बिहार, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ कर्नाटक। ये आपको याद रखना लोकेशन, क्या क्या, बिहार, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ कर्नाटका में क्या है, परमानेंट सेटलमेंट है। उसके बाद है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट की कहानी जो है वो है, मैम से याद रखो, मुंबई, आसाम और मद्रास, ठीक है। ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट का एरिया है। उसके बाद है महलवारी सेटलमेंट। तो महलवारी सेटलमेंट में कौन कौन आ जाएगा भैया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब और सेंट्रल इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब और सेंट्रल इंडिया, ये वाले एरिया में क्या था भैया, तो ये वाले एरिया में था महलवारी सिस्टम। अब एक एक करके सारे सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, आसान भाषा में समझते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी सवाल बन सकता है इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बीपीएससी में, यूपीएससी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी में भी इससे सवाल बनेगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट क्या, पहले पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग महलवारी सेटलमेंट, उसके बाद हम लोग देख लेंगे रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं परमानेंट। इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये है फार्मर, ठीक है, ठीक है। अब इससे रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। अब यहाँ है ब्रिटिश, तो ये डायरेक्ट नहीं जाएगा इससे कलेक्ट करने के लिए। क्या किया, एक ज़मींदार को रख दिया बीच में, ठीक है, एक मीडिएटर रख दिया बीच में ज़मींदार को, और कहा देखिए सर ये पूरा लैंड है, ठीक है, और ये है फार्मर। अब आप जाइए और सबसे कलेक्ट कीजिए रेवेन्यू, और एक फिक्स कर देते हैं अमाउंट को, क्योंकि परमानेंट है। देखो परमानेंट नाम से ही क्लियर है, परमानेंट मतलब फिक्स है। मान लिया जाए कि 33% हमको, ये 30% हमको चाहिए, ठीक है, टोटल प्रोड्यूस का, ठीक है। तो 30% तो हमको चाहिए। आप जाइए, आपको जितना इकट्ठा करना है कीजिए, लेकिन हमको 30% चाहिए, ठीक है। ये कह दिया ब्रिटिश। अब ज़मींदार जाएगा फार्मर के पास और कहेगा देखो हम 30% तो वही ले लेगा, हमको 40% तुम दे दो, 10% तो हम रखेंगे। किसी किसी एरिया में कहेगा हमको 50% दे दो, ठीक है, 30% हम दे देंगे ब्रिटिश को और 20% हम रख लेंगे। तो ये तो फिक्स था। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, ये है ब्रिटिश, ये है ज़मींदार और ये है फार्मर, ठीक है। यहाँ तो मामला फिक्स्ड है कि भैया 30% देना है, लेकिन यहाँ मामला फिक्स नहीं है कि ज़मींदार कितना लेगा फार्मर से। ये अनडिसाइडेड था, ठीक है। यही बीच का जो गैप था कि 30% जैसे देना है ब्रिटिशर्स को, ठीक है, और 40% जो है वो लिया गया फार्मर से ज़मींदार, तो 10% का जो गैप बचा, ये 10% कौन रखेगा, ज़मींदार रखेगा। तो ज़मींदार की मनमानी चल रही थी भैया फार्मर पे, ठीक है। नुकसान किसको है, फार्मर को है। ये था ज़मींदारी सिस्टम का कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, ब्रिटिश ने अपॉइंट कर दिया है ज़मींदार को कि जाइए सर आप सारे फार्मर से इकट्ठा करके हमको 30% या जो भी, मान लिया कि 50%, तो 50% आप हमको दीजिए, ठीक है। और बाकी इधर सब 60 कलेक्ट कर रहे हैं, 70 कलेक्ट कर रहे हैं, या पूरा ले रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो आएगा कि भैया किसने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट को, तो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ से। एक सवाल यहाँ से बनेगा। और 1793, ये डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है।
ऑल्सो कॉल्ड इजारदारी सिस्टम। कई बार जो है परमानेंट सेटलमेंट ना लिखकर, ज़मींदारी सिस्टम ना लिखकर इजारदारी सिस्टम लिखा रहता है सवाल में, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इजारदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, और ज़मींदारी सिस्टम सब एक ही बात है। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज परमानेंटली फिक्स्ड, बात कर चुके हैं हम लोग, परमानेंटली फिक्स्ड था। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन एरिया ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ कर्नाटका, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, और नॉर्थ कर्नाटका में क्या है भैया, परमानेंट सेटलमेंट। इंट्रोड्यूस किनके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब, 1793 में। इजारदारी सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू फिक्स था। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या कहानी। इंट्रोड्यूस्ड इन द एरिया हो गया, द जमींदार हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू द ब्रिटिश, हाउएवर द अमाउंट कलेक्टेड बाय द जमींदार फ्रॉम पीजेंट रिमेंड अनडिसाइडेड। ये भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में देखा कि भैया ब्रिटिशर्स को ज़मीन कितना परसेंट देगा, मान लिया कि 40% देना है इसको। ठीक है, तो ये तो है, यहाँ तो फिक्स है कि ज़मींदार से कितना लेगा, 40% लेगा ब्रिटिशर्स, एनी हाउ लेगा ही 40%, क्योंकि परमानेंट है, फिक्स है, फसल हो ना हो डजेंट मैटर, 40% हमको चाहिए भैया। ठीक है, लेकिन ज़मींदार जो है वो फार्मर से कितना परसेंट लेगा ये फिक्स नहीं है। 40 की जगह अब 40 तो लेगा नहीं, 50 भी लेगा, 60 भी लेगा, 70 भी लेगा, 80% भी ले सकता है। ठीक है, उसके प्रोड्यूस का। और अगर ऐसा होता है भैया, इफ़ कि ज़मींदार जो है फेल हो जाता है पे करने में, तो उसके लैंड को ऑक्शन कर दिया जाएगा और दूसरे ज़मींदार को दे दिया जाएगा। ठीक है, ये था ब्रिटिश का परमानेंट रूल। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, कि अगर ज़मींदार फेल हो गया पे करने में, जो फिक्स्ड अमाउंट रखा गया है, तो क्या होगा उसका सिस्टम, फिर लैंड ऑक्शन ऑफ टू दी अदर ज़मींदार। ठीक है, आगे चलते हैं। इट कवर 19% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था उसका 19% भाग पे क्या था भैया, परमानेंट सेटलमेंट था, जो कि तीनों सेटलमेंट में से सबसे कम था। ठीक है, मिनिमम एरिया में था ये तीनों सेटलमेंट में से। ठीक है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट में से तीनों में से सबसे कम एरिया में कौन था भैया, तो आपको याद रखना है परमानेंट सेटलमेंट था मात्र 19%, और ये था 51% और ये था 20%। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अरेंज करने के लिए भी सवाल पूछा गया पीसीएस में। तो सबसे ज़्यादा किस एरिया में था भैया, रैयतवाड़ी में, उसके बाद महलवाड़ी में। रैयतवाड़ी में था 51%, महलवाड़ी में था 20% और परमानेंट सेटलमेंट में हम लोगों ने देखा 19%। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करने के लिए आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम लोग महलवाड़ी सिस्टम, उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ेंगे लास्ट में। महलवाड़ी सेटलमेंट का क्या कहानी, 1833 में लाया गया था। ठीक है, आपको लीडर का नाम याद रखना है, हॉल्ट मैकेंजी, इंट्रोड्यूस्ड बाय द हॉल्ट मैकेंजी, इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग गवर्नमेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो सती प्रथा के खिलाफ कानून लाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिनके टाइम में महलवाड़ी सेटलमेंट लाया गया था। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, महल का मतलब होता है विलेज। अब यहीं से क्लियर हो गया सब मामला, सारा पिक्चर क्लियर है यहीं से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब विलेज से क्लियर है। अब इसमें कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू क्या होगा भैया, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, फिर सारा फैक्ट को देख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसका भैया, तो महल का मतलब हो गया विलेज। ठीक है सर, विलेज हो गया। अब विलेज का जो हेड था उनको कहा जाता था भैया तालुकदार। तालुकदार। अब यहाँ बैठा है ब्रिटिश बोलेगा देखो अब ज़मींदारी सिस्टम का कहानी नहीं है, हम क्या करते हैं कि जो ताल्लुकदार जो हेड है विलेज का, इसी को बोल देता है कि तुम फार्मर से इकट्ठा करके और रेवेन्यू हमको दे दो। ठीक है, ये कहलाया महलवाड़ी सिस्टम। महल का मतलब हो गया विलेज, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, तो विलेज के हेड को कहा गया कि आप फार्मर से सारा इकट्ठा करके और आप जो है हमको दे दीजिए। ठीक है, इतना परसेंट चाहिए हमको, कितना 1/2% था। ठीक है, सॉरी 1/2 यानी कि 50% ऑफ द प्रोड्यूस फिक्स किया गया। ठीक है,
रेट क्या रखा गया 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। और ताल्लुकदार को ये बोल दिया गया, हेड ऑफ द विलेज को, कि सारे फार्मर्स से इकट्ठा करके आप हैंड ओवर कर दीजिए हमको, ठीक है। ये सिंपल सी बात है माहलवारी सिस्टम में। एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाई इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% समझ में आना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। महल का मतलब हो गया विलेज, ठीक है। यहीं से शुरू हुआ कहानी। विलेज के हेड को ये बोल दिया गया कि आप फार्मर के पास जाइए, वहाँ से 1/2 जो है 1/2 पार्ट यानी कि 50% जो है इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आप हमको हैंड ओवर कर दीजिए। बस सिंपल सी बात यही है। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि ज़मींदार को बोला गया भैया कि जाइए आप फार्मर के पास और इतना % हमको चाहिए फिक्स, आप फार्मर से जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। ये था कहानी। आगे चलते हैं। इन दिस सिस्टम रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज हेड मैन नोन एज लंबरदार और तालुकदार। लंबरदार भी कहा जाता था और तालुकदार भी कहा जाता था। तो ब्रिटिश इसको बोल दिया भैया कि लंबरदार को या तालुकदार को कि आप जाइए और फार्मर से इकट्ठा कीजिए, उसके बाद 1/2 पार्ट हमको चाहिए, यानी टोटल प्रोड्यूस का 50% हमको चाहिए, 1/2 पार्ट हमको चाहिए, ठीक है। दिस हेडमैन हैंड इट ओवर टू दी कंपनी। यही कहानी बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेट क्या था 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस यानी कि 50% हो गया। आगे चलते ओनरशिप राइट वेयर रिमेंड टू दी फार्मर्स, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम में ओनरशिप राइट किसका था? फार्मर के पास नहीं था, ठीक है, ज़मींदार के पास था। यहाँ पे किसके पास है भैया? यहाँ पे फार्मर के पास है, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन 20% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया था उसका 20% पार्ट में महलवारी सिस्टम है, 20% पार्ट में, ठीक है। रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा 51%, याद कर लो। महलवाड़ी 20%, उसके बाद ठीक है परमानेंट सेटलमेंट 19%, ठीक है। आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूस इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया। ये था कहानी महलवाड़ी का। अब उसके बाद पढ़ते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का एरिया क्या है भैया? रैयतवाड़ी में मैम याद रखना है मुंबई, आसाम और मद्रास, ठीक है। मुंबई, आसाम और मद्रास। कहाँ जाएगा? रैयतवाड़ी सेटलमेंट 1820 में, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाई सर थॉमस मोनरो। सीधा लीडर से सवाल आया है कितना बार पीसीएस में, अदर पीसीएस में भी और बीपीएससी में भी, कि भैया इनके लीडर कौन थे? इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सर थॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड। बड़ा ही आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सर थॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड, दोनों ने मिलकर इसको इंट्रोड्यूस किया था मद्रास, असम और जो है मुंबई वाले एरिया में। इन दिस सिस्टम, अब देखो इसमें क्या, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। इसमें ज़मींदार को कहा गया फार्मर से इकट्ठा कीजिए। यहाँ पे विलेज हेडमैन महल के बारे में पढ़ा। महल का जो हेडमैन था तालुकदार, उसको बोला कि जाइए आप इकट्ठा कीजिए फार्मर से, उसके बाद हमको ला के दीजिए 1/2 पार्ट। यहाँ पे कुछ फिक्स कर लिया गया, ठीक है। लेकिन फार्मर से कितना लेना है ज़मींदार को, वो फिक्स नहीं किया गया, अनडिसाइडेड था। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है रैयतवाड़ी का? देखो नाम से सब क्लियर है। वहाँ पे महल था, वहाँ पे परमानेंट था, यहाँ पे रैयत है। सिंपल सा है। रैयत का मतलब होता है फार्मर, ठीक है, पीजेंट, ठीक है। पीजेंट फार्मर रैयत का मतलब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स अब किसी मिडिल मैन को नहीं रखेगा। मिडिल मैन की कहानी ख़त्म। यही यूनिक बात है रैयतवाड़ी सेटलमेंट में कि कोई भी मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ठीक है। सीधा फार्मर के पास जाएगा और यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, कोई मिडिल मैन नहीं है, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करेगा? किसी अपने एक आदमी को भेजेगा, कहेगा जाओ फसल कट गया है, वहाँ से सबसे इतना % लेकर आओ, ठीक है। 50% 60% का मामला था। 50% था ड्राईलैंड वाले एरिया में और 60% था फर्टाइल वाले एरिया में, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कहानी है इसका। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ब्रिटिश बैठा है और यहाँ फार्मर है, ठीक है। अब किसी एक बंदे को भेज देगा डायरेक्ट, कोई मिडिल मैन नहीं है, ठीक है। कहेगा जाओ भैया सबको इकट्ठा करके आओ। सिस्टम तुमको पता है 50% कहाँ से लेना है ड्राईलैंड वाले से और 60% कहाँ से लेना है जो फर्टाइल लैंड है उससे, और सीधा चला गया ब्रिटिश के पास। ज़मींदारी में क्या कहानी था? ज़मींदारी में कहानी था भैया यहाँ ब्रिटिश है, यहाँ ज़मींदार है,
यहाँ ब्रिटिश है, यहाँ ज़मींदार है, यहाँ फार्मर है, ठीक है। अभी यहाँ तो फिक्स कर दिया गया मामला, यहाँ फिक्स मामला नहीं था। हमको इतना परसेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि परमानेंट नाम से क्लियर है, परमानेंटली हमको 40% चाहिए या 30% चाहिए या 20% चाहिए, ठीक है। तो ये फिक्स कर दिया गया। अब ज़मींदार जाएगा फार्मर से सारे इकट्ठा करेगा, उससे ज़्यादा ही इकट्ठा करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अनडिसाइडेड मामला है, ठीक है। इस तरीके से ब्रिटिश जो है वो ज़मींदार से लेगा, फिक्स्ड पे करेगा, ठीक है। अगर पे नहीं कर पाया तो उस लैंड को ऑक्शन कर दिया जाएगा और दूसरे ज़मींदार को दे दिया जाएगा, ठीक है। महलवारी में हम लोगों ने देखा, महलवारी में क्या कॉन्सेप्ट भैया, महलवारी में कॉन्सेप्ट ये है कि हेडमैन जो था महल का यानी कि विलेज का, उसका नाम है तालुकदार। अब तालुकदार को बोल दिया गया कि जाइए फार्मर से इकट्ठा करके और 1/2 पार्ट हमको चाहिए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। लीडर वगैरह, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इन दिस सिस्टम पीजेंट्स वेयर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड। सिंपल सी बात है, लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय देम डायरेक्टली, याद रखो डायरेक्टली, ठीक है। यूनिक अबाउट दिस सेटलमेंट वाज एब्सेंस ऑफ मिडिल मैन। यूनिक क्या था कि हर एक में तो तालुकदार था, यूनिक था, ठीक है। तालुकदार था महलवारी में और परमानेंट वाले में था ज़मींदार, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। ब्रिटिश सीधा फार्मर से ले रहा है रैयत में, रैयत से नाम क्लियर है, क्लियर होना चाहिए एकदम कि रैयत से नाम क्लियर है, सीधा फार्मर से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, ठीक है। यूनिक अबाउट दिस सेटलमेंट वाज द एब्सेंस ऑफ द मिडिल मैन। रेट ऑफ रेवेन्यू क्या था भैया, 50% ड्राई लैंड में और 60% फर्टाइल लैंड में। तो ड्राई लैंड से कितना परसेंट लेगा, डायरेक्ट जाके फार्मर से 50%, और 60% किससे लेगा भैया, फर्टाइल लैंड से, ठीक है। यही ज़मींदार करता, 60% ले लेता और उसको 50% देना तो ऊपर 10% रख लेता, ठीक है। लेकिन ये सब जो 10% का नुकसान हो रहा था, अब तो सीधा सीधा रैयत से लेने लगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन 51% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। सबसे ज़्यादा वाले एरिया में यही था, कौन, रैयत वाली सेटलमेंट 1820, ठीक है। मैक्सिमम यही था रैयत वाली सेटलमेंट। बार बार हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा रैयत वाली सेटलमेंट, उसके बाद महलवारी और उसके बाद जो है वो परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। इस तरीके से लेक्चर नंबर 5 भी जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेंगे डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस, ठीक है। एक एक कर चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट में जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा मॉडर्न इंडिया, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बचा है, ठीक है। इसके बाद साइंस शुरू कर देंगे, ठीक है। इधर बिहार स्पेशल का जो टॉपिक बचा है कंप्लीट करके बिहार स्पेशल ख़त्म कर देंगे, उसके बाद साइंस पढ़ा देंगे, उसके बाद आराम से पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर को, ठीक है। जो भी अगर सवाल बनता है इससे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से, तो इससे बाहर सवाल बन ही नहीं सकता। हर एक चीज़ इसमें लिख दिया गया, ठीक है। परसेंटेज से लेकर भैया लीडर से लेकर कौन कौन से एरिया में है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने समझ लिया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 6 में, सॉरी, लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। वो सारे बंदे तक वीडियो जो पहुंचना चाहिए, ठीक है, जिनको नीड है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इसमें मेहनत हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ जो इसी पेज में, एक ही पेज पढ़ लोगे, इससे सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाना है सवाल, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन से का जो डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, वो सारा कहानी हम लोग देखने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। इसका अगर PDF चाहिए आपको तो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है सबका PDF पड़ा हुआ है, आराम से डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।